हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मराठ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं 1000 साइंस के क्वेश्चनों का नेक्स्ट पार्ट, जो कि डिफेंस, एसएससी, रेलवे सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में जनन होता है, यानी कि राइजोपस के अंदर कौन सा जनन होता है? मुकुलन होता है, विखंडन द्वारा होता है, बीजाणु गठन द्वारा होता है, या लेगिंग प्रजनन द्वारा होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बीजाणु गठन के द्वारा इसका राइजोपस का जनन होता है। तो चलिए देखते हैं हम इसके बारे में भी बात करते हैं। राइजोपस जो कि बीजाणु गठन के द्वारा इसका जनन होता है। बीजाणु जनन आप सभी को पता है कि यह एक अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन, ठीक है। यह एक कवकों फंगस होते हैं, उनमें कवकों में सामान्य विधि है, ठीक है। मुकुलन आपको पता है कि पुनर्जनन वाले प्राणियों के अंदर होता है। इसका जो एग्जाम्पल है वह है हाइड्रा इसका एग्जाम्पल है। मुकुलन के द्वारा, मतलब हाइड्रा के अंदर जो पुनर्जनन होता है वह मुकुलन के द्वारा होता है, ठीक है। और ईस्ट है, ईस्ट, ठीक है। और द्विविखंडन जो होता है वो अमीबा, युगलिना, इसके अंदर विखंडन होता है। सॉरी, द्विविखंडन होता है। द्विविखंडन होता है अमीबा और इसके अंदर। न लिख देते हैं द्विविखंडन। विखंडन नहीं होता है इसके अंदर, द्विविखंडन होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसके बारे में देख भी लेते हैं, आपको बता देते हैं इसके बारे में। ये देखिए, यह है राइजोपस में बीजाणु संघानन। ये एक तरह का पौधा होता है जिसके अंदर ये यहाँ पे बीजाणु धान बनते हैं। मतलब इस प्रकार से समझिए, मैं आपको समझा देता हूँ कि ये पौधा होता है तो यहाँ पे इस प्रकार से होता है। फिर इसके अंदर, इसके जो अंदर, यह केंद्र विभाजन के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिसे हम बीजाणु धानी कहते हैं। बीजाणु धानी। और बीजाणु धानी नीचे गिर जाती है, यानी कि ये सतह पर यहाँ पे गिर जाती है। और गिरने के बाद में एक अलग बना लेती है, ऐसे इस प्रकार से दूसरा एक पौधा बना लेती है। ये राइजोपस के अंदर होता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? बीजाणु गठन, ठीक है, या बीजाणु जनन। ठीक है, राइजोपस के अंदर होता है। यह एक अलैंगिक जनन है। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हिप्पोकैम्पस किस ग्रह का चंद्रमा है? ऑप्शन है जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस और शनि। इसका क्या आंसर होगा? हिप्पोकैम्पस किसका ग्रह का चंद्रमा है? चंद्रमा का मतलब आप समझ सकते हैं कि यह एक उपग्रह है। मतलब उपग्रह कौन से हैं इनके? हिप्पोकैम्पस जो उपग्रह है वह किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन है, आप बताइए, जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस और शनि। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा यूरेनस। इसका जो आंसर होगा वो होगा नेपच्यून। इनको जो ग्रह कितने हैं? ग्रह हैं 8। ग्रह 8 हैं। और ट्रिक जैसे कि आप याद रख सकते हैं
मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट, माइकल जैक्सन और सन। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इस प्रकार 8 हो जाते हैं। और जो यहाँ से इधर के तो कहलाते हैं कि अंतःग्रह, और ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसके बारे में भी। ये देखिए, ये मरकरी हो गया, विनस, अर्थ और मार्स। इसके बाद में ये एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है, जहाँ पर ये क्षुद्र ग्रह, तो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। बहुत बड़े बड़े ये आपको दिखते हैं छोटे छोटे, लेकिन बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, एक एस्ट्रॉइड बेल्ट पाई जाती है, यहाँ पे बहुत सारे कण जो कि घूमते रहते हैं। इसके जो अंदर के हैं ये सभी जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अंतःग्रह, अंतःग्रह कहलाते हैं। और ये जो ये 4 हैं, जुपिटर, स्टर्न और यूरेनस और नेपच्यून, ये कहलाते हैं बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अलग कौन करता है? एस्ट्रॉइड बेल्ट इनको अलग करती है। ठीक है, और जो यहाँ पे जो मार्स है, मार्स के आप उपग्रह याद रखिए। उपग्रह, इसके 2 उपग्रह हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो फोबोस और एक डायमोस। एक तो है फोबोस और डायमोस, ये 2 उपग्रह हैं, याद रखिएगा इनको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और चित्र देख लीजिए आप, ये देखिए, इस प्रकार से ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, और जो स्टर्न है, याद रखिएगा, स्टर्न की बेल्ट होती है, स्टर्न के चारों ओर एक रिंग होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन से ग्रह के रिंग होती है, तो शनि के रिंग होती है। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन है जूल, ओम, फैराडे, केपलर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे के द्वारा की गई थी। ठीक है, फैराडे के द्वारा की गई थी। तो चलिए हम जानते हैं इसके बारे में भी। फैराडे के द्वारा एक चुंबक होता है ऐसा, जहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, और यहाँ पे एक कुंडली होती है, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है, जिससे कि धारा ज्ञात कर सके। तो यहाँ से जब इस चुंबक को इसके पास ले जाके जाया जाता है, तो इसमें धारा उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, और इसी को हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। यानी कि किसी कुंडली को, यानी कि यह कुंडली है, यह एक कुंडली है, और इस कुंडली को एक विद्युत मापी गैल्वेनोमीटर से जोड़ा जाता है, और फिर उसके बाद में किसी चुंबकीय छड़ को उसके पास में लेके आया जाता है, तो उस कुंडली के अंदर विक्षोभ उत्पन्न होता है। विक्षोभ उत्पन्न होता है, और इसी विक्षोभ को धारा कहते हैं। अर्थात कि धारा मापी के अंदर वो सुई चढ़ने लग जाती है, इनकी धारा उसमें बहने लग जाती है। ठीक है, और यह धारा जो निर्भर करती है वह चुंबक की सापेक्ष गति, यानी कि चुंबक की सापेक्ष गति पर निर्भर करती है। ठीक है, इससे ही रिलेटेड एक होता है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स कुछ भी नहीं होता, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये एक पृष्ठ है, और इस पृष्ठ गुजरने वाली चुंबकीय तरंगे, यानी कि इस पृष्ठ से एकांक समय में कितनी चुंबकीय तरंगें निकल रही है, वही चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो होता है वेबर। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेबर इसका चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। ठीक है, बता भी देते हैं आपको। ये देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ये एक पृष्ठ है, और इससे गुजरने वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगे ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है। यह एक चुंबक है, और चुंबक से
चुंबक जब इसकी किसी कुंडली के पास आ जाता है तो उसमें विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, अर्थात उसमें धारा बहने लगती है, और इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, जो कि फैराडे ने दिया था। ठीक है, फैराडे, देखिए फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। ये एक चुंबक है और इस चुंबक को एक कुंडली है जहाँ पर ये तार लपटे हुए होते हैं, और ये एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर, जो कि विद्युत धारा को मापता है, विद्युत धारा प्लस उसकी दिशा को भी मापता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी किसकी सदस्य को सामान्यतः हरित शैवाल कहते हैं। इनकी किसको सामान्यतः हरित शैवाल कहते हैं। ऑप्शन है फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी या ब्रायोफाइटस। इसका आंसर क्या होगा। हरित शैवाल आपको पता है कि जहाँ पर यदि हरित शैवाल सबसे ज़्यादा है, इसका तात्पर्य है कि वहाँ पर प्रदूषण नहीं है। अगर हरित शैवाल वहाँ पर उपस्थित नहीं है तो इसका तात्पर्य है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। तो जो इसको सामान्यतः बोला जाता है वो क्लोरोफाइसी बोला जाता है। ठीक है, क्लोरोफाइसी बोला जाता है, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हरित शैवाल। तो चलिए हम इसके देख लेते हैं इसका चित्र। जैसे कि ये देखिए, पानी के अंदर जो हरे हरे से मतलब ऐसे जम जाता है वो ही हरित शैवाल कहलाते हैं। एल्गी बोलते हैं इसको लिख लीजिए, एल्गी बोलते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश के अंदर। और ये एक रेड एल्गी है। कौन सी है। रेड एल्गी। और भी प्रकार की होती है कि येलो एल्गी भी होती है, सभी तरह के एल्गी शैवाल होते हैं। ठीक है, जो समुद्र के अंदर, यानी कि समुद्र के अंदर जितने भी पादप पाए जाते हैं एल्गी कहलाते हैं, यानी कि शैवाल कहलाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितनी है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितनी है ये आपको बताना है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसका होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, MgOH2 इसका सूत्र, और इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। ठीक है, ये सूत्र हो गया। और इसका जो पीएच होता है वह लगभग क्षारीय होता है, इनकी प्रबल क्षारीय मान सकते हैं इसको, प्रबल क्षारीय ये होता है। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य तभी हो सकता है तब हो, यानी कि कौन सी चीज़ होगी तभी कार्य होगा। आपके पास ऊर्जा हो, संवेग हो, बल हो या शक्ति हो, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऊर्जा। अगर हमारे पास जो ऊर्जा है तो हम किसी भी वस्तु को उठाकर दूसरे स्थान पर रख सकते हैं, वही कार्य कहलाता है। लेकिन हमारे पास क्या हो, ऊर्जा हो, एनर्जी हो, हमारे पास एनर्जी हो, तभी हम उस कार्य को कर सकते हैं। आपको पता है कि W = FS cos थीटा ये एक फॉर्मूला होता है। आपको पता है कि यदि कोई भी वस्तु है, जैसे कि ये एक वस्तु है, ठीक है, और ये सतह पर रखी हुई है। यदि कोई इधर से बल लगा रहा है, एक तरफ से बल लगा रहा है, तो इसको यहाँ से ले जाके, अगर सपोज कि उन्होंने इसको धक्का देके इधर तक इसको पहुँचा दिया, तो विस्थापन हो गया। और मान लो इसने यहाँ पे 10 न्यूटन बल लगाया, ठीक है। अब वो कौन सी दिशा के अंदर इसको बल लगाया है, 180 डिग्री पर इसको बल लगाया है, 180 डिग्री पर। ये 180 डिग्री या इसको बोल सकते हैं हम 0 डिग्री पर इसको जिस दिशा के अंदर बल लगाया है, तो इसका कार्य होगा। और यदि इसके लंबवत ऐसे अगर बल लगाया है, इसके अंदर ऊपर से ऐसे सीधा बल लगाया है, यानी कि ऊपर से इसके ऊपर ऐसे बल लगाया है, तो बल लंबवत हो जाएगा, और लंबवत हो जाएगा तो यानी कि 90 डिग्री कोण जो होगा वो होगा 90 डिग्री हो जाएगा, और cos 90 का मान 0 हो जाएगा, यानी कि जो कार्य हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, यानी कि यदि थीटा = 90 डिग्री है तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य कितना होगा। मैंने अभी आपको बताया, जस्ट अभी मैंने बताया कि जो ये मान लो एक सतह है और इस पर कोई वस्तु, ये वस्तु है, विस्थापन करना है आपको इधर, और बल आप इधर से लगा रहे हो, ठीक है।
तभी तो 90 डिग्री बनेगा। सॉरी, इसको थोड़ा सही तरीके से बनाते हैं इधर। यदि इन दोनों के बीच 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो मैंने बताया था कि W बराबर एफ एस कोस थीटा, यानी कि थीटा का मान 90 डिग्री हो गया और 90 डिग्री होगा तो कोस थीटा का मान भी 0 हो जाएगा और W का मान W बराबर 0, पूरा मान 0 हो जाएगा, यानी कि कार्य शून्य होगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 ओम प्रतिरोध वाले तार को इस पर दोगुना कर दिया जाता है तो उसका तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन गलत है, इसको छोड़ दें यहाँ पे, इसलिए अधूरा है। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भाग वानस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है। पत्ते, तना, जड़ या फूल। वानस्पतिक जनन, वानस्पतिक जनन में कौन भाग नहीं लेता, तो वो फूल नहीं लेता है। ऑप्शन बी फूल, फ्लावर भाग नहीं लेता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5 एम्पीयर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंटल द्वारा ली जाती है तो सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। विद्युत आवेश क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि I = Q/T। तो यहाँ से हम Q का मान निकालेंगे तो I × T। ठीक है, Q = I कितनी है 0.5 एम्पियर इंटू 10 मिनट, और इसको हम सेकंड में लेंगे, ये सेकंड में मान होता है, प्रति सेकंड में आने वाले आवेश, तो ये 60 होंगे। तो इसका आंसर होगा क्या होगा 30 एम्पियर, 30 कूलम। ठीक है, 300 कूलम। ठीक, इसको सरल करेंगे तो 300 कूलम आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जो फिलामेंटल है आप सभी को पता है कि इसमें टंगस्टन का फिलामेंटल यूज होता है बल्ब के अंदर, याद रखिएगा। और ये फॉर्मूला याद रखिएगा, I = Q/T। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। कार्बन के 122 परमाणुओं का, CO2 के 1022 और 1000 अणु, 1 ग्राम लोहा, या NH3 के 0.1 मोल। तो इसका आंसर होगा वो होगा ये NH3 के 0.1 मोल। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रतिपादित किया था, यानी कि किसने परमाणु मॉडल को प्रतिपादित किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डाल्टन के द्वारा सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रतिपादित किया गया। तो दोस्तों ये थोड़ा हमारे तरीके से बनाया गया क्वेश्चन है। डाल्टन इन्होंने जो परमाणु मॉडल दिया था वो 1808 के अंदर दिया था। ठीक है, इन्होंने जो परमाणु मॉडल दिया था वह रासायनिक संयोजन व द्रव्यमान संरक्षण व निश्चित अनुपात के नियमों निश्चित अनुपात के नियमों पर आधारित है। ठीक है, इसमें जो द्रव्य जो होता है वह छोटे छोटे कणों से बना होता है। इनने कहा था कण छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। ये डाल्टन का परमाणु मॉडल था। ठीक है, और उन्होंने बताया कि जो परमाणु जो होता है वह अविभाज्य कण होता है। परमाणु अविभाज्य कण है, मतलब इससे छोटा कोई भी कण नहीं है। और एक पॉइंट आप और लिख लीजिए, इसका इम्पोर्टेंट है, ये जो एक
एक तत्व के समान परमाणु होते हैं, ठीक। और तत्वों के परमाणु के भिन्न भिन्न गुणधर्म होते हैं, तत्वों के परमाणुओं के भिन्न भिन्न गुणधर्म होते हैं, एक इन्होंने दिया था। अब बात करते हैं कणाद। तो कणाद ने भी यही कहा था, ये भारतीय फिलोसोफर थे, इन्होंने भी परमाणु का अविभाज्यकरण कहा था, अविभाज्यकरण बताया था इन्होंने, ठीक है। डेमोक्राटस इन्होंने भी अविभाज्यकरण बताया था। डेमोक्रिटस इन्होंने भी अविभाज्यकरण बताया था। और उस कण का नाम, इन्होंने जो कण का नाम बताया था वो एटम्स, उन्होंने इसका नाम एटम्स बताया था, ठीक है। लेवसियर तो रसायन विज्ञान के जनक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव में भोजन व हवा के लिए सामान्य वर्ग है, मतलब मानव में जो भोजन जाता है और एयर जो अंदर जाती है वो एक ही मार्ग है, उस मार्ग का नाम क्या है? ऑप्शन है कंठनली, ग्रास नली, या नासा गुहा, या ग्रसनी। इसका क्या आंसर होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ग्रसनी। हवा और भोजन साथ में जाते हैं, तो तभी आपने खाना खाते टाइम देखा होगा कि जब ये दोनों एक साथ जाते हैं तो बीच में भोजन आ जाता है, तो हमें एक छींक सी आ जाती है, क्योंकि भोजन बीच में अटक जाता है और सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो चलिए हम देखते हैं। ये देखिए आप, ये मुख गुहा है और ये मुख, यहाँ से भोजन जब जाता है तब यहीं से ही भोजन भी जाएगा और यहीं से भी श्वास जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो एक कंठ नली होती है जो डिसाइड करती है कि मतलब जो खाना जा रहा है तो खाना ही जाए, यानी कि जो श्वास अंदर न जाए। अब श्वास जा रही है तो खाना न जाए, तो इसको यहाँ पे वॉल्व होते हैं जो घूरते हैं और बंद होते हैं, तो ग्रसनी इसका आंसर होगा। आप इसे समझ सकते हैं। ये इसके प्रमुख पाचन तंत्र होते हैं, तो पाचन तंत्र के मुख्य जो भाग होते हैं, मुख होता है, फिर ग्रास नली ये जो होती है आप देख रहे हैं मानव और स्त्री के अंदर, आमाशय, यकृत पाचन तंत्र के बहुत बड़ा पार्ट होता है। एक लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन और मलाशय, ठीक है। तो ये पाचन तंत्र के प्रमुख अंग होते हैं। इसमें आपको पता है यकृत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यकृत और स्मॉल इंटेस्टाइन, मुख के अंदर ही भोजन का पाचन होने लगता है और भोजन मांड या स्टार्च के अंदर परिवर्तित हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित नहीं होगा? यानी कि कौन मिश्रित नहीं होगा हवा के अंदर, यानी कि उसके कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएंगे हवा के साथ, ठीक है। ऑप्शन है अगरबत्ती का धुआं, इत्र की वाष्प, धुआं, या मेथी पाउडर। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा मेथी पाउडर के कण मतलब उसके साथ दूर तक नहीं जा पाएंगे। उसकी सुगंध, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी परफ्यूम लगा के आता है तो दूर से ही वह खुशबू सूंघ लेते हैं दूसरे आदमी, तो क्या होता है कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा के साथ मिश्रित होके उसके पास चले जाते हैं और आसानी से उसको सूंघ लेके पता कर सकता है। अगरबत्ती में भी जो धुआं के जो कण होते हैं वे दूर तक फैलते हैं। धुआं भी आप सभी को पता है, लेकिन मेथी पाउडर ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते मेथी पाउडर के कण, क्योंकि उसमें द्रव्यमान वेट होता है। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनन शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बन जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? आप सभी को पता है कि इसका जो आंसर होगा वो होगा मुकुलन। मुकुलन के अंदर
मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में, मुकुलन के बारे में। मुकुलन में क्या होता है कि एक पेड़ होता है पुनर्जनन, यानी कि पुनर्जनन वाले प्राणी, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि यह एक पेड़ है, सॉरी इसको थोड़ा से मानते हैं कि ये एक पेड़ होता है और इस पे ये छोटी छोटी टहनियाँ के रूप में होती है ऐसे, ठीक है। अगली बार क्या होगा कि एक जो इसमें से यहाँ पे एक अलग टहनी निकलेगी यहाँ से थोड़े दिनों के बाद में, फिर थोड़े दिनों के बाद में जो टहनी होगी उस पर भी छोटी छोटी टहनियाँ उत्पन्न हो जाएगी ऐसे। फिर आगे चल के क्या होगा कि वह इससे अलग हो जाएगी और ये दूसरा एक जीव उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो पूरी प्रणाली है ये मुकुलन होती है और ये हाइड्रा के अंदर होता है, हाइड्रा, ठीक है। मतलब इस प्रकार के प्रजनन से पूर्ण वय से छोटे जीव अपने जनन शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र पौधा बन जाता है। यानी कि कहना चाहता है कि जो ये एक वयस्क पौधा था, मतलब पूरी तरीके का एक बड़ा पौधा था, लेकिन उससे धीरे धीरे टाइम के अनुसार बीतता गया और उससे एक अलग नया पौधा बन गया, ठीक है। ये प्रक्रिया मुकुलन कहलाती है और इसका जो एग्जाम्पल है वो होता है हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, ईस्ट YEAST, ईस्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन O2 के साथ जुड़ता है? O2 यानी कि ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ता है ऊर्जा प्रदान कराने के लिए? ऑप्शन है ग्लाइकोजन, वसा अम्ल, फैटी एसिड, फैटी एसिड, एमिनो एसिड और ग्लूकोज। जो इसका जो आंसर होगा वो होगा ग्लूकोज। O2 से साथ जुड़ता है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं इसके बारे में भी। यह है ग्लूकोज का मतलब बनने का एक फॉर्मूला। जो इसमें क्या होता है कि सनलाइट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया आप सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया किस की उपस्थिति में होती है? एक तो होता है प्रकाश की उपस्थिति में, एक पर्णहरित यानी कि लवक जो होता है उसकी उपस्थिति के अंदर ये होती है। आप देख लीजिए सनलाइट है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और उससे ग्लूकोज का निर्माण होता है यानी कि C6H12O6, ठीक है। और ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ये याद रखिएगा। ऑक्सीजन व H2O ये उप उत्पाद। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, उसमें उप उत्पाद कौन कौन से बनते हैं, ठीक है। चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वह ऑटोट्रोपिक प्रोसेस, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म मेक देयर एनर्जी ग्लूकोज। ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो प्लांट के अंदर होती है और ये ग्लूकोज के रूप में एनर्जी हमको देते हैं सनलाइट के माध्यम से। स्टोर्ड इन कार्बोहाइड्रेट इन देयर बॉडीज, और हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचरित होती है, यानी कि भंडारित होती है या उपस्थित होती है। 6CO2 यानी कि 6 अणु CO2 के लेते हैं और 6 अणु H2O के लेते हैं। तो सनलाइट की उपस्थिति में ये ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है और 6CO2 का निर्माण हो जाता है। एक्चुअली में इसकी और विस्तार से बात करें तो यानी कि
6CO2 और 12H2O, सॉरी 6CO2 प्लस 12H2O बराबर में आपको मिलेगा C6H12O6 प्लस 6O2 और 6H2O, ये मिलेगा। ठीक है, तो दोनों उत्पाद बन गए। इसकी ऐसी प्रक्रिया, ये एक सूत्र तरीके से बताई गई है आप समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप याद रखिएगा, जो हमारे शरीर के अंदर जो मतलब जो स्टोर होती है हमारे शरीर के अंदर, यानी कि मानव के अंदर भी जब ग्लूकोज टूटता है तो कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और इस जो प्लांट के अंदर भी यही होता है, यानी कि स्टार्च मांट के रूप में। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देख लीजिए, इस प्रकार से पौधे आप सभी को बताया कि ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि इसको ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। और वाटर यहाँ से ज़मीन के अंदर से लेते हैं, जड़ों के द्वारा सनलाइट यहाँ से मिली जाती है, तो और ये इसमें प्रणहरित होता है लवक, जिसकी प्रक्रिया के माध्यम से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। चलिए देखते हैं। बड़े परमाणु वाले तत्वों में से बने बंध होते हैं, इनकी जो बड़े परमाणु होते हैं, जैसे कि ये परमाणु है, फिर इसके ऐसे जो बहुत सारी इसकी कक्षाएं होती हैं ऐसी। तो मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, तो नाभिक के द्वारा ही तो अट्रैक्ट होने के कारण ये कक्षा में घूमते रहते हैं, लेकिन ये यहाँ से बहुत दूर है, तो इसलिए वह बहुत कमज़ोर हो जाएगा, मतलब वीक बॉन्ड होगा इन दोनों के बीच में, वीक बॉन्ड होगा, क्योंकि वह बहुत दूर है, ये आसानी से निकल जाएगा। और जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वह आसानी से नहीं निकलेंगे, क्योंकि वह नाभिक के बहुत नज़दीक है। ठीक है, तो जो बड़े परमाणु होते हैं, बड़े परमाणु वाले तत्वों में बहुत कमजोर बंध होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, ये संबंधित है 286 का मतलब हो गया कि 16 होता है सल्फर का। अब सल्फर कहाँ है ये देख लेते हैं हम। ये देखिए सल्फर, आपको नजर आ रहा होगा सल्फर, ये 16 नंबर सल्फर। ठीक है, मैं इसको और भी सही कर देता हूँ, आप देख लीजिए, ये है 16 नंबर। तो इधर से देखेंगे तो वर्ग संख्या कौन सी हो गई, ये है 16वें वर्ग। 16 वर्ग के अंदर तो ये हो गया, और आवर्त कौन सा हो गया, पहला, दूसरा और तीसरा आवर्त। आवर्त 3। चलिए फिर देखते हैं फिर वापस से क्वेश्चन। आप देखिए ऑप्शन है दूसरा समूह, दूसरा आवर्त। ठीक है, 16 समूह और तीसरा आवर्त। तो 16 समूह और तीसरा आवर्त, इसका आंसर ये होगा। यहाँ पे है सल्फर, जिसे हम गंधक भी बोलते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए आप, 16वें वर्ग और 16वें वर्ग या समूह। ठीक है, 16वें वर्ग या समूह और तीसरा आवर्त। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, यानी जो अनुदैर्घ्य है, अनुदैर्घ्य तरंगे, आप सभी को बताया कि तरंगे दो प्रकार की होती है। तरंग एक तो होती है अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, दो प्रकार की तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। किस दिशा में अनुदैर्घ्य तरंगों की जो कंपन की कण संचरण की जो दिशा में कंपन करते हैं, इसका क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा वो होगा समांतर। अनुदैर्घ्य के अंदर समांतर होता है और अनुप्रस्थ के अंदर लंबवत होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल जो अनुदैर्घ्य तरंगों का वो होगा ध्वनि तरंग, इसका आंसर होगा। और इसका आंसर प्रकाश वेव, इनके अनुप्रस्थ का क्या होगा, प्रकाश वेव। ठीक है, तो आप देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में। यह है अनुदैर्घ्य तरंगे। देख लीजिए, जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं, उन्हें अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। यानी कि ये जो माध्यम है, हमें माध्यम की इनकी एक इस तरफ, ये जो साइन है इसकी तरफ संचरण कर रही है, कण संचरण कर रहे हैं, तरंग के संचरण की दिशा भी इसी के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, ये तरंगे संपीड़न और विलयन के रूप में चलती हैं। संपीड़न और विलयन के रूप में मतलब ये
आप स्प्रिंग लीजिए तो स्प्रिंग को आप दबाइए, फिर उसको खोलिए वापस, फिर इसको स्प्रिंग को दबाइए, यानी कि कण जिस तरफ जा रहा है उसकी जो तरंगे भी उसी तरफ जा रही है, तो उसमें विरलन भी हो गया और संपीड़न भी हो गया। तो ध्यान रखिएगा अनुदैर्घ्य तरंगों के अंदर विरलन व संपीड़न होता है। ये स्प्रिंग है, ये आप इसे पता लगा लीजिए, ठीक है। जहाँ तरंगे संगन होती हैं उन्हें संपीड़न, तथा जहाँ तरंगे दूर दूर होती हैं उन्हें विरलन कहते हैं। ये समझ में आ गया। संपीड़न को तो मतलब होता है कि जो स्प्रिंग को आप दबाइए दोनों हाथों से तो वह छोटी सी बन जाएगी, मतलब उसके जो तरंगे होती है वह एक संगन हो जाएगी, बहुत छोटे से में बहुत सारी, और उसको छोड़ेंगे तो वह दूर दूर हो जाएगी। ये देखा इसके अंदर, ये देख लीजिए, ये दूर दूर हो गई तो ये विरलन हो गया, और ये पास पास हो गई तो ये संपीड़न हो गई, ठीक है। बात करते हैं अनुप्रस्थ की। ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में देखिए आप, जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं उन्हें हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगे यानी कि कण यानी कि कण इस तरफ जा रहा है, लेकिन जो वो लंबवत कंपन करते हैं, ये लंबवत किसी रस्सी को आप ऐसे करोगे तो मतलब कि आगे की ओर बढ़ेगी इस प्रकार से, जैसे कि इसको ऐसे करते जाओगे तो इस प्रकार से होगा, तो ये लंबवत की ओर पड़ेगी इसमें आप। और आपको पता होना चाहिए ये हो गया सुरंग और ये हो गया गर्त, ठीक है। यानी कि ऊपर का सुरंग नीचे का गर्त, यानी कि ये तरंगे सुरंग और गर्त के रूप में चलती है। तरंग के मध्यमान स्थिति के ऊपर की और अधिकतम विस्थापन के सुरंग और नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन के गर्त कहलाते हैं। मतलब ये जो लाइन है इससे कितना नीचे जा रहा है वह गर्त कहलाएगा, और इससे कितना ऊपर इसका विस्थापन हो रहा है वह सुरंग कहलाएगा, क्रस्ट और थ्रस्ट, ठीक है। और ये जो दो गर्त या दो सुरंग के बीच की जो दूरी होती है वह तरंग दैर्घ्य कहलाती है। आयाम आप सभी को बताया कि कितनी डिस्टेंस पे है यहाँ से, वह आयाम कहलाएगा। आगे भी आएगा, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। रे के संवेग के बराबर होता है, मतलब रे की जो संवेग होता है वह किसके बराबर होता है? ऑप्शन है बल इंटू ऊंचाई, यानी कि F इंटू एच, ये हो गया मास इंटू वेग, ये हो गया मतलब इनकी स्पीड इंटू वेट, ये हो गया मास इंटू आयतन, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा P बराबर mv, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। इसका ये आंसर होगा P बराबर mv। P से इसको दर्शाया जाता है संवेग को, रे के संवेग को। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर लगा लीजिए आप। ये 746 वोल्ट को क्या कहा जाता है? एक अश्व शक्ति, 1 किलोवाट, 1 पास्कल, 1 जूल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एक अश्व शक्ति, 746 वाट्स। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? यानी कि कौन सा कथन है जो आपको दर्शाएगा जब हम पैदल चलना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। तेजी से आती हुई रैकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ नीचे की ओर ले आता है। जब एक बस अचानक रुक जाती है तब यात्रियों की ओर पीछे की ओर अचानक रुक जाती है, शुरू होती है तब यात्री पीछे की ओर झटका लगाते हैं। या रॉकेट का लॉन्च होना, तो देखिए रॉकेट का जो लॉन्च होना वो होगा न्यूटन के थर्ड नियम। तो जो इसका जो आंसर ये तो नहीं होगा, ठीक है। वो पूछ रहा है उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम, यानी कि फर्स्ट लॉ पूछ रहा है वो। या देखिए पहला नियम पूछ रहा है। पहला नियम क्या होता है आप सभी को पता है कि पहला नियम जो होता है, यदि बस अचानक शुरू हो जाती है तो हम पीछे की ओर धक्का लगते हैं, यानी कि पीछे की ओर धक्का लगता है। तो इसका आंसर होगा वो ये होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। धक्का लगता है तो हम पीछे की ओर जाते हैं, यानी कि जब शुरू होती है तब हम पीछे की ओर जाते हैं, और जब रुकती है अचानक तो हम आगे की ओर झुकते हैं। तो इसका आंसर होगा ये, ठीक है। तो पहला जो नियम होता है वह जड़त्व का नियम कहलाता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इस प्रकार से। ये देखिए ये साधारण रूप से चल रही है, ठीक है। अचानक उसने ब्रेक लगाया तो वह आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है।
और ये आप ये गति के दूसरे नियम से, गति के दूसरा नियम ये कहता है कि जब बॉल आ रही है तो आप उसको उसके वेग नीचे करते जाइए, आपको वो आसानी से पकड़ा जाएगी, क्योंकि उसका वेग धीरे धीरे नीचे की ओर कम होता जाता है, तो उसका संवेग भी कम हो जाएगा। ठीक है, यह है सेकंड लॉ। यह है फर्स्ट लॉ। ये कॉइन है जो कि स्थिर अवस्था में है। ठीक है, एक गिलास है, उसके ऊपर ये हम एक गत्ता या फिर कुछ भी हम एक ले लेते हैं और उसके ऊपर एक कॉइन्स रख देते हैं। जब कॉइन्स हम रखेंगे तो ये जो गत्ता है उसको हम अचानक खींच लेते हैं, तो कॉइन्स तो स्थिर अवस्था में, यानी कि वो स्थिर अवस्था में रहना चाहेगा। तो ये जो सिक्का है इसके निकालने के बाद तुरंत ही वह गिलास के अंदर गिर जाएगा। यही जड़त्व का नियम है, अर्थात ये कॉइन है वह स्थिर तो स्थिर ही रहना चाहता है। यानी कि फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी वस्तु है वह अपनी स्वयं की अवस्था, यानी कि वह यदि गतिमान है तो गतिमान रहेगी, तो वह गतिमान ही रहेगी। और यदि विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाए, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, इस प्रकार से यह एक एग्जाम्पल है। आप ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता भी है। आप देख लीजिए, हम जो चद्दर है उसको हम जोरदार हम उसको फटकारते हैं तो उसमें से जो धूल के कण वो बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वे कण एक स्तर रहना चाहते हैं। हमने चद्दर को हिलाया, लेकिन कण जो होते हैं, जो धूल के कण, वो इस तरह रहना चाहते हैं, इसलिए उससे अलग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। जी को क्या कहते हैं यहाँ पे? तो जी को क्या कहते हैं? जी को कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और आर स्क्वायर की यूनिट क्या होगी तो हम निकालेंगे यहाँ से। तो जी बराबर एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है, तो जी तो हम यहाँ से निकालेंगे जी एफ हो गया न्यूटन, ये हो गया मीटर स्क्वायर, और ये हो गया केजी स्क्वायर, केजी यूनिट्स में। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो जो ये इसकी जो इकाई होगी वो ये होगी। ठीक है, इस प्रकार हमसे निकाल सकते हैं। और इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं। जो एफ होता है वह एम ए होता है, और एम ए क्या होता है? केजी इंटू सेकेंड यूनिवर्स, यानी कि मीटर यूनिवर्स स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे आवर्त सारणी में लिखने में से कौन आवर्त सारणी में अधातुओं की संख्या अधिकतम है, यानी कि कौन से आवर्त में सबसे ज़्यादा अधातु पाई जाती हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसको। पहले आप देख लीजिए इसके अनुसार। पहला जो आवर्त है उसमें मात्र दो हैं, हीलियम और हाइड्रोजन। जो ये गैसें हैं वे सभी अधातु हैं। सेकंड में देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 है इसके अंदर। तो जो इसका जो आंसर होगा वह सेकंड आवर्त होगा, क्योंकि इस यहाँ पे देखिए आप एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, तो ये गैसेज नहीं है, तो इसीलिए जो ऑप्शन होगा वो होगा ये दूसरा नंबर। जो इसका आंसर होगा दूसरे आवर्त के अंदर सबसे ज़्यादा अधातुओं की संख्या पाई जाती है। ठीक है, आपको पता है कि फास्फोरस गैस नहीं है, तो ये नहीं होगा अधातु। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट। एक मात्रा जो तरंग दैर्घ्य की प्रकृति का वर्णन नहीं करता। देखो, तरंग की गति भी होती है, वेव में गति भी होती है, तरंग दैर्घ्य भी होती है, और आवर्ती भी होती है। यानी कि जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है
यानी कि म्यू बराबर सी अपॉन लैम्बडा, यानी कि सी बराबर म्यू इक्वल टू लैम्बडा। ठीक है, यानी कि चाल जो होती है इतना समझ लीजिए कि फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्बडा होती है। ठीक है, तो ऊंचाई इसका आंसर होगा, क्योंकि ऊंचाई इससे रिलेटेड कुछ होता ही नहीं है, यानी कि तरंग से रिलेटेड कुछ होता ही नहीं है तरंग के अंदर। इसमें मैं आपको बताने वाला था कि जो इसके अंदर एक और आयाम में, जैसे कि मतलब तरंग के अंदर, जैसे कि तरंग दैर्घ्य, दूसरा है आवर्ती, वेग, और एक आयाम भी तरंग की एक प्रकृति है, यानी कि यह भी एक तरंग यह दर्शाता है। तो तरंग क्या होता है कि माध्य स्थिति के किसी एक और अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं, जिसे ए से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि ये इसका मेन पॉइंट हो गया, तो यहाँ से वह तरंग कितनी विस्थापित हो रही है, तो जो इसकी ये हाइट आयाम होती है। ठीक है, तो आयाम इसके अंदर ये आयाम भी होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सामान्य टीवी कंट्रोल में उपयोग की जाने वाला तरंगे हैं, यानी कि कौन से तरंगे टीवी कंट्रोल के उपयोग की जाती है? अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें या पराबैंगनी किरणें। तो जो इसका आंसर होगा वो है अवरक्त किरणें। आप सभी को पता है कि जो अवरक्त किरणें होती हैं वह बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत जल्दी वह तेज़ी से जलती हैं, यानी कि तेज़ी से जलती है, वह तेज़ी से बुझती है। ये इसका एक विशेष गुण है। ठीक है, और ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, टिन, लेड, जिंक। तो जो इसका आंसर होगा वह रांगी, यानी कि टिन किस पर परत चढ़ाई जाती है? किसके ऊपर? पीतल के बर्तनों के ऊपर। ठीक है, थैंक यू दोस्तों हमारे आज के सेशन को देखने के लिए। आप सभी का धन्यवाद। यदि पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।